हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये 9th क्लास लेसन 1 हिस्ट्री फ्रेंच रिवॉल्यूशन का थर्ड टॉपिक है। फ्रेंच एबोलाइज मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रांस है वो उसमें कैसे रिवॉल्यूशन हुए, क्या क्या कैसे रिवॉल्यूशन के कौन कौन से रीजंस थे। अब ये कह रहे हैं कि फ्रांस में जो मोनार्च सिस्टम था लुई 16 का, उसका कैसे दी एंड हुआ और फ्रांस अब रिपब्लिक कैसे बना। इस टॉपिक में आप इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ उसमें ये बताया गया है कि फ्रांस के अंदर जो सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि जिसकी वजह से जो लुई 16 है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रपोज़ल था उसके ऊपर साइन करना पड़ा और जिसकी वजह से फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। बट जो फ्रांस का जो राजा है लुई 16 वो दिल से तो नहीं चाहता था कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बने, इसीलिए वो अंदर ही अंदर जो पर्शिया और ऑस्ट्रिया और जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके जो रूलर्स हैं उनसे भी क्या कर रहा था, अपने नाइबर्स कंट्री के साथ कॉन्टैक्ट में बना हुआ था और वो ये चाहता था कि ये कंट्रीज़ इसकी हेल्प करें और फ्रांस को रिपब्लिक ना बनने दिया जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ ये था कि फ्रांस के अंदर जो रिवॉल्ट हो रहे थे उससे उसके नाइबर्स जो कंट्रीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, वरीड थे कि अगर ऐसा उनके देश में भी हुआ तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए जो लुई 16 से मिलकर जब इन्होंने ये सोचा कि उनकी जो ट्रुप सेनाएँ हैं वो आकर फ्रांस के अंदर अटैक कर दें 1789 के अंदर, उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने क्या किया, अप्रैल 1792 के अंदर डिक्लेयर कर दिया कि अपने जितने भी मेंबर्स वॉलंटियर्स थे उनके साथ कि हम इनके ऊपर जाके अटैक करेंगे। और इसके लिए उन्होंने जितने भी लोग वगैरह हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबको इनवाइट किया, अपनी एक बड़ी ट्रुप्स बनाई और जिसकी हेल्प से उन्होंने ऑस्ट्रिया और प्रशा के ऊपर क्या क्या कंट्रोल करने की कोशिश की और पॉसिबल भी हुआ। उस समय एक जो पोइट था रॉगेट डी ली एशले, इसने एक सॉन्ग बनाया था जिसको मर्सिया के नाम से जाना जाता था। लोगों ने ये इस सॉन्ग को नेशनल सॉन्ग के रूप में सबसे पहले इस सॉन्ग को गाया और इसीलिए ये जो सॉन्ग है वो फ्रांस के ऊपर था, इसलिए इस सॉन्ग को क्या बना दिया गया, नेशनल एंथम बना दिया गया, फ्रांस का नेशनल एंथम। अगर आपसे ये जैसे अब एक नंबर का क्वेश्चन बन गया कि फ्रांस का नेशनल एंथम कौन है, मर्सिया है, उसको ही मर्सिलीज जो नाम है इसको ही नेशनल सॉन्ग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्या हुआ, रिवॉल्यूशन के कारण वॉर में जितने भी जेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो सारे इन्वॉल्व हो गए, उन सबको अपने घर वगैरह छोड़ने पड़े, जिसकी वजह से जो वुमेंस हैं फैमिली के अंदर उनको अपना घर वगैरह देखने की ज़रूरत पड़ गई। सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का अधिकार अब उनके पास हो गया, फैमिली उनको ही संभालनी थी। जेंट्स तो वॉर में जा चुके थे और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। जो फील्ड है उसके अंदर फार्मर नहीं बचे थे, इंडस्ट्रीज़ में लेबर नहीं बचे थे, जिसकी वजह से जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते चले जा रहे थे। और यहाँ पर उसके साथ साथ जो उन लोगों को और भी छोटी मोटी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी थे। और दूसरी बात ये थी कि जो 1791 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जितने भी पॉलिटिकल राइट्स बने थे वो केवल रिच फैमिलीज़ की या रिच सोसाइटी के लोगों के लिए ही थे। जो अदर सोसाइटी है उनको इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। इसीलिए ये जो लोग हैं एक तरफ डिसअपॉइंटेड थे, दूसरी तरफ जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके थे। इसलिए उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब बनाने की कोशिश की जिसके अंदर वो अपनी बातों को डिस्कस वगैरह कर सके गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए क्लब बनाया जिस क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब। इस जैकोबिन क्लब का ये जो फ्रांस के अंदर एक पुराना एक जगह थी जिसका नाम था कॉन्वेंट ऑफ एस्ती जोकोब इन पेरिस के अंदर था, जिसके नाम के ऊपर ही इस क्लब का नाम क्या बना, जैकोबिन क्लब बन गया। इसके अंदर जो लेडीज़ वगैरह हैं उन सब ने आपस में बातचीत वगैरह की, उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुई और उन्होंने कहा हमें अपनी डिमांड को फुलफ़िल करना है कि जो राइट्स हैं, जो वोट का जो राइट है स्पेशली वो केवल रिच सोसाइटी को मिला है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में, वो केवल उनको ही ना मिले, सबको मिले। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जैकोबिन क्लब का यही हुआ कि इसके आने के बाद में सबको क्या मिला, राइट मिलना शुरू हो गया। द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस
प्रॉस्पर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे वो सोसाइटी के जो कम मतलब गरीब लोग, मान लो आप छोटे मोटे किसान, जॉबर, कॉबर्स, मर्चेंट्स, लैंडलेस वर्कर, ये सब इसके मेंबर्स थे। देखो इन्होंने एग्जाम आर्टिशंस हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, हैं ये वॉचमैन, वे सब ये दिए हुए ना, शॉपकीपर्स और ये पेंटर्स वगैरह, ये सब कौन थे? इसके मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब के। इनका जो लीडर था वो था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। ये जो नाम मैंने अंडरलाइन भी की हुई है, ये इसका कौन था? लीडर था। किसका था? जैकोबिन क्लब का। अब ये जैकोबिन क्लब इसने क्या किया? A large group among the Jacobin decided to start wearing long spread troops similar to those worn by dock workers. These wanted to themselves apart from the financially section of the society, especially noble warmly चीज़। अब इन्होंने क्या किया? अपनी एक ड्रेस कोड भी डिसाइड की। इनकी जो ड्रेस कोड थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, जो घुटनों तक जा रही थी जैकोबिन क्लब की, और इसकी वजह से इन्होंने एक नाम भी दिया गया। देखो ये लिखा हुआ है, दी जैकोबिन केम टू बी नोन एज सैंड क्लूटर्स, लिटरली मीन्स दोज विथाउट नी बीचेस, यानी कि वो कपड़े जिनके जो कपड़े होते हैं वो घुटनों से नीचे होते हैं। ये अपने आप को, ये इनमें से जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे ये अपने ऊपर रेड कैप का यूज़ करते थे, जो इस बात को रिप्रेजेंट करती थी कि वो फ्री हैं, आज़ाद हैं। अब देखिए क्या है, द समर ऑफ द 1792 द जैकोबिन प्लान्ड टू इंसुरेक्शन ऑफ a large number of Russians who were angry and the short supplies of the। अब देखो, अब क्या वही बात है कि जैकोबिन क्लब के अंदर रिच लोग थे, ठीक है, वॉर की पहले प्रॉब्लम के लोग डिसअपॉइंटेड थे, तो ये लोग अब क्या चाहते थे कि जो फूड की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही है और जो सप्लाई है वो भी कम है, उस सप्लाई को क्या किया जाए? इंक्रीज़ किया जाए, और फूड की जो प्राइसेस है वो सबके लिए अफोर्डेबल हो, ताकि सबको मिल सके, फूड मिल सके। इसीलिए एक सुबह, यानी कि जो थी 10 अगस्त को, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो वहाँ का पैलेस था टुल्टिलियस, उस पैलेस के ऊपर अटैक कर दिए जिसके अंदर राजा रहता था, और उस पैलेस पर अटैक करने के बाद में राजा को, राजा के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको क्या किया? जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद में वहाँ पे इलेक्शन करवाए गए, और इलेक्शन करवाने के बाद में जितने भी लोग 21 ईयर से अबाउ थे उन सबको राइट टू वोट मिला। किसकी वजह से मिला? ओनली बिकॉज ऑफ जैकोबिन क्लब। अब देखो, जैकोबिन क्लब की वजह से सबको इक्वालिटी मिली, ठीक है, राइट टू वोट मिला। अब उसके बाद में क्या है कि जो न्यू इलेक्टेड असेंबली थी इज़ कॉल्ड द कॉन्वेंशन। जो अब पहले के जैकोबिन क्लब था, उसके बाद में जो न्यू इलेक्टेड नेशनल असेंबली बनी, उसका नाम क्या बना दिया? कॉन्वेंशन बना दिया गया। ऑन 21 सितंबर 1792, यानी कि कॉन्वेंशन जो क्लब है वो कब बना था? 1792 के अंदर। अभी क्या कह रहे हैं? और इसके आने के बाद में जो मोनार्च है उसको वहाँ से जो फ्रांस है उसके अंदर जो मोनार्ची सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया, और फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, यानी कि राजा की जितनी भी पावर है उस सारी पावर को ले लिया गया। और वहाँ पर क्या होने लगे? इलेक्शन होने लगे, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट देयर इज़ नो हेरेडिटरी मोनार्ची। अब इस यहाँ पे कोई भी राजा नहीं है। पहले क्या होता था? पापा के उसका बेटा इस प्रकार से राजा बनता था, लेकिन अब ये वाला जो सिस्टम उसको ख़त्म कर दिया गया। अब जो बंदा कैपेबल है, जो लोगों का पसंदीदा है, उसी को क्या बनाया जाएगा? राजा बनाया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है? लुई 16 असिस्टमेंट टू डेथ। तो उसके बाद में जो अब नया राजा आ चुका है, देश रिपब्लिक हो चुका है। अब उसके बाद में यहाँ पे जुडिशरी प्रोसेस भी आएगा, कोर्ट भी आएगी। अब कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि जो लुई 16 है उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई। क्यों सुना दी गई? क्योंकि देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, जैसे इसका मतलब होता है देशद्रोही। राजा कैसा था? देशद्रोही था, वो अपने देश के फेवर में कुछ भी नहीं सोचता था। 21 जनवरी 1793 को राजा को फांसी की सज़ा दे दी गई। कहाँ पे दी गई?
एट द प्लेस डी ला कॉन्वेंट, इस प्लेस के अंदर राजा को फांसी की सज़ा दे दी गई। उसके बाद में कुछ टाइम बाद में ही जो वहाँ की रानी मैरी एंटोनियो थी उसको भी शॉर्ट टाइम के अंदर वहाँ से मार दिया गया। ठीक है, यानी कि इस पैराग्राफ में क्या समझाया गया, कैसे मोनार्च का दी एंड हुआ, कैसे फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक। अब इससे रिलेटेड ही 3 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला 3 था, अब 3.1 द रीजन ऑफ टेरर। टेरर का मतलब समझते हो, डर, आतंक का राज्य। अब देखो इसके अंदर क्या समझाया गया है कि द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज़ रेफर्ड टू द रीजन ऑफ द टेरर, यानी कि ये जो टाइम पीरियड है उसको डर का, आतंक का टाइम पीरियड बताया गया है। क्यों बताया गया, क्योंकि इलेक्शन के बाद में जो राजा हुआ वो था रॉबेस्पियर। इसकी जो पॉलिसी थी पनिशमेंट देने की वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। इसने क्या बनाया था, एक गुलिटी नाम की मशीन बनाई थी। जो मशीन क्या करती, 2 पिलर होते हैं ना, ऐसे ऐसे ही देखो 2 पिलर के ऊपर ऐसे लटकती हुई मशीन होती है। अब यहाँ पर बंदे को पनिशमेंट देने के लिए यहाँ पे उसका सर रख दिया जाता है, फिर काट दिया जाता है। अब इस मशीन के द्वारा जो भी बंदा अरेस्ट होता था, जो भी, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो, अमीर हो, गरीब हो, वो अगर तो उसको दोषी माना जाता है तो इस राजा के द्वारा क्या किया जाता है, उसे गुलिटीन के ऊपर चढ़ा दिया जाता था। और जिसकी वजह से वहाँ पर जो उसके खुद के ही अपने मेंबर थे वो इतने ज़्यादा डर गए थे, और डरने की वजह से एक दिन वहाँ की कोर्ट ने उसको ही खुद उसकी बनाई हुई इसका जो नाम है वो उसके बनाने वाले डॉक्टर गुलिटिन, जिसने इसको बनाया था, उसके नाम पर इस मशीन का नाम गुलिटिन रखा गया था। लेकिन रॉबेस्पियर के इस पनिशमेंट के जो रूल सिस्टम है उससे लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होने लग गए थे, और प्लेसिंग अ मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। दूसरी तरफ लोगों के वेजेस हैं वो कम होते चले जा रहे थे, प्राइजेस बढ़ते चले जा रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। और जिसकी वजह से एक दिन क्या किया गया कि राजा को खुद ही कहाँ डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। और फिर से वहाँ पे अब गवर्नमेंट आएगी। और ये क्या करता था, ये मतलब हर प्रकार की इक्वालिटी चाहता था कि अगर खाना खाए तो सब एक जैसा खाना खाए, रहें तो एक जैसा। वैसे ठीक तो था बंदा, बट इसके रूल एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट थे कि इतने स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसकी वजह से एक दिन जो जुलाई 1794 को इसको अरेस्ट किया गया और इसको इसकी ही बनाई हुई मशीन के ऊपर लटका दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसका जो एक टॉपिक क्या है, 3.2 ए डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस। अब क्या हो रहा है फ्रांस के अंदर कि जैकोबिन क्लब के जाने के बाद में यहाँ पे एक गवर्नमेंट आई, जिस गवर्नमेंट के अंदर पहले आपको क्या बताया गया था, 3 पार्ट थी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पर यहाँ पे 2 पार्ट किया गया, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेकिन जो अब उसके अंदर जो वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव थी उसके अंदर केवल 5 मेंबर्स को ही इन्वॉल्व किया गया था। ये 5 मेंबर मिलकर ये डिसीज़न लेते थे। 5 मेंबर की जो एक ग्रुप था उसको ही डायरेक्टरी कहा जाता था। और इस डायरेक्टरी की वजह से वहाँ पे धीरे धीरे लोगों को इसकी जो फ्रांस है उसकी कंडीशन ख़राब हो तो हो ही चुकी थी, क्योंकि जो रॉबेस्पियर वो भी ख़त्म हो चुका था, नया राजा भी सब नहीं हुआ था। तो इसकी वजह से वहाँ पर धीरे धीरे डायरेक्टरी की देन ही वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का आना हुआ। और नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, धीरे धीरे फ्रांस को पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही पावरफुल बनाया। जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसने यूरोप के काफ़ी सारे पार्ट्स भी जीते थे। ये इसको वहाँ के लोग जो मॉडल टाइम पीरियड है उसका मतलब एक प्रकार से लीडर के रूप में जानते थे कि फ्रांस के अंदर जितनी भी नई नई चीज़ें आई हैं बिकॉज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट ही आई हैं। जैसे कि राइट टू प्रिविलेज देना, इक्वालिटी बिफोर लॉ देना, सबको सेम यूनिफॉर्म देना, एक अच्छी बड़ी आर्मी बनाना। तो लोग इससे बहुत ज़्यादा पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बहुत फोर्सफुली ये लोगों को क्या कर रहा था, अपनी आर्मी फोर्स में ज्वाइन कर रहा था, क्योंकि ये क्या करना था, अपने एरिया को, अपनी पावर को एक्सपेंड करना चाहता था। जिसकी वजह से बाद में धीरे धीरे लोग इससे डिसअपॉइंटेड होते चले गए थे। ठीक है, यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया। मैंने आपको टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 जितने भी पार्ट्स थे वहाँ तक क्लियर हो गए हैं। इससे रिलेटेड जितने भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं वो आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू।